शहर के एक कोने में, जहां ऊंची ऊंची इमारतों की चमक भी नहीं पहुंचती थी, वहां टीन की छत और मिट्टी की दीवारों वाली एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था आरव, एक गरीब लेकिन असाधारण सोच रखने वाला लड़का। आरव की उम्र मुश्किल से 22 साल थी। उसके पिता एक फैक्ट्री में चौकीदार थे, जो 2 साल पहले एक हादसे में चल बसे। माँ बीमार रहती थी और छोटी बहन गुड़िया अभी स्कूल में पढ़ती थी। घर की जिम्मेदारी अचानक आरव के कंधों पर आ गई थी। सुबह होते ही आरव की दिनचर्या शुरू हो जाती। कभी अखबार बांटना, कभी एक छोटी सी दुकान पर काम, और रात को एक कोने में बैठकर पुरानी किताबों से बिजनेस और अकाउंट्स पढ़ना। लोग उसे अक्सर ताना मारते, इतनी पढ़ाई करके क्या कर लेगा, आखिर गरीब का बेटा ही तो है। आरव चुप रहता, लेकिन उसके अंदर कुछ टूटता नहीं था, बल्कि और मजबूत हो जाता था। दूसरी ओर, उसी शहर के बीचों बीच खड़ी थी एक आलीशान बिल्डिंग, मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। इस कंपनी के मालिक थे विक्रम मल्होत्रा, जिनकी गिनती देश के टॉप करोड़पतियों में होती थी। कभी जिनका नाम सुनते ही बाजार हिल जाया करता था, आज वही कंपनी कर्ज के बोझ तले दब चुकी थी। हर तरफ अफवाहें थी, कंपनी बिकने वाली है, हजारों लोग बेरोजगार होंगे, शेयर गिर चुके हैं। विक्रम मल्होत्रा अपने केबिन में अकेले बैठे थे। टेबल पर फैली फाइलें, लाल आंखें और थका हुआ चेहरा। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, इतना सब कुछ कमाने के बाद भी आज सब हाथ से फिसल रहा है। उनके अपने लोग, जिन पर उन्होंने भरोसा किया था, एक एक करके साथ छोड़ चुके थे। एक छोटी सी मुलाकात। एक दिन आरव अखबार बांटते बांटते उसी बिल्डिंग के बाहर पहुंचा। बारिश हो रही थी, भीगे हुए कपड़े, फटे जूते, लेकिन आंखों में तेज चमक। गार्ड ने उसे रोका, अरे लड़के, अंदर जाना मना है। तभी आरव की नज़र एक गिरी हुई फाइल पर पड़ी, जो शायद जल्दबाजी में किसी से गिर गई थी। उस पर लिखा था, मल्होत्रा ग्रुप फाइनेंशियल लॉसेस रिपोर्ट। आरव ने सिर्फ एक नज़र डाली और वहीं रुक गया। उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसे कुछ ऐसा दिखा जो शायद कंपनी के बड़े बड़े मैनेजर्स भी नहीं देख पा रहे थे। आरव ने खुद से कहा, अगर ये गलतियां ठीक हो जाएं तो ये कंपनी बच सकती है। गरीबी और हिम्मत की टक्कर। रात को झोपड़ी में बैठा आरव उस रिपोर्ट को याद करके कागज पर कुछ लिख रहा था। माँ ने कमजोर आवाज में पूछा, बेटा इतना क्यों सोच रहा है? आरव ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, अगर एक मौका मिल जाए ना, तो मैं बहुत कुछ बदल सकता हूँ। माँ की आंखों में आंसू आ गए। भगवान तेरे साथ है बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आरव ने उसी रात फैसला कर लिया, वो इस करोड़ों की कंपनी को बचाने की कोशिश करेगा, चाहे कोई उसकी बात सुने या नहीं। अगली सुबह आरव ने वही पुराने कपड़े पहने, लेकिन मन में नया हौसला था। हाथ में एक सस्ता सा फोल्डर, जिसमें उसने रात भर जागकर अपने हिसाब किताब और आइडिया लिखे थे। वो सीधे मल्होत्रा ग्रुप की बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। गार्ड ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा और हंसते हुए बोला, क्यों बे, ये कोई शरणालय है क्या? भाग यहाँ से। आरव ने शांत स्वर में कहा, मुझे कंपनी के मालिक से मिलना है, बहुत जरूरी बात है। गार्ड जोर से हंसा, मालिक से? तू पहले अपने जूते देख। आसपास खड़े लोग भी हंसने लगे। आरव का चेहरा लाल हो गया, लेकिन आंखें झुकी नहीं। वो वहीं खड़ा रहा। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। अंदर की टूटन। ऊपर के फ्लोर पर विक्रम मल्होत्रा मीटिंग में थे। चारों तरफ सूट बूट वाले लोग, लेकिन कोई समाधान नहीं। एक डायरेक्टर बोला, सर, अब कंपनी बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। विक्रम ने आंखें बंद कर लीं। उनका दिल मानने को तैयार नहीं था। तभी बाहर शोर हुआ, एक कागज जिसने सब बदल दिया। गार्ड गुस्से में आरव को धक्का देकर बाहर निकालने लगा। आरव के हाथ से फोल्डर गिर गया। कागज हवा में उड़ते हुए अंदर की ओर चले गए। एक कागज सीधे विक्रम मल्होत्रा के पैरों के पास आकर गिरा। उन्होंने उसे उठाया। पहली ही लाइन पढ़कर उनकी भौहें सिकुड़ गईं। कंपनी का नुकसान प्रोडक्शन से नहीं, गलत कैश फ्लो और फर्जी वेंडर बिलिंग से हो रहा है। विक्रम चौंक गए। उन्होंने ऊपर देखा, ये किसने लिखा है? गार्ड ने कहा, सर, बाहर कोई गरीब लड़का है, पागल सा। विक्रम बोले, उसे अंदर बुलाओ। सूट बूट और फटे जूते। मीटिंग रूम में जब आरव दाखिल हुआ तो सबकी नजरें उस पर टिक गईं। कोई फुसफुसाया, ये यहाँ कैसे आ गया? विक्रम ने सीधे पूछा, तुमने ये लिखा है? आरव ने सिर झुकाकर कहा, जी सर। एक डायरेक्टर हंसा, तुम्हारी औकात क्या है फाइनेंस समझने की? आरव ने पहली बार आंखें उठाईं। औकात हालात तय करते हैं, काबिलियत नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सच की पहली परत।
आरव ने कांपते हाथों से कहा, सर आपकी कंपनी में 3 साल से वही वेंडर हैं। उनके बिल मार्केट रेट से 40% ज्यादा हैं और पेमेंट पहले होती है, प्रोडक्शन बाद में। विक्रम का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये बात हमें क्यों नहीं पता? उन्होंने मैनेजर से पूछा। मैनेजर चुप था। पहली उम्मीद। विक्रम ने गहरी सांस ली। लड़के, नाम क्या है तुम्हारा? आरव सर। अगर तुम गलत साबित हुए तो अभी बाहर निकाल दिया जाएगा। आरव ने धीरे से कहा, और अगर सही हुआ तो आपकी कंपनी बच सकती है। मीटिंग रूम का माहौल भारी हो चुका था। विक्रम मल्होत्रा की नज़रें आरव पर टिकी थी, जैसे वो उसकी आंखों में झांक कर सच पढ़ लेना चाहते हों। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारी बातों में जरा भी दम हुआ तो मैं तुम्हें पूरा मौका दूंगा। आरव ने सिर हिलाया। मुझे बस 3 दिन चाहिए सर, कोई पैसा नहीं, कोई पद नहीं, सिर्फ सच सामने लाने का मौका। एक सीनियर डायरेक्टर गुस्से से बोला, सर ये बच्चा हमें सिखाएगा बिजनेस, ये तो हमारी बेइज्जती है। विक्रम ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। कभी कभी सबसे सच्ची आवाज़ वहीं से आती है जहां हम देखना नहीं चाहते। 3 दिन की परीक्षा। आरव को एक छोटा सा केबिन दिया गया। ना एसी, ना बड़ी कुर्सी, बस एक पुराना कंप्यूटर। वहीं से उसकी जंग शुरू हुई। वो दिन रात फाइलें खंगालता रहा। पेमेंट स्लिप, वेंडर लिस्ट, बैंक स्टेटमेंट। रात को झोंपड़ी में माँ की खांसी सुनकर उसका दिल बैठ जाता। बहन की स्कूल फीस का डर भी था। माँ ने कहा, बेटा अगर ये काम छूट गया तो? आरव की आंखें भर आईं। अम्मा, अगर आज डर गया तो जिंदगी भर गरीब ही रह जाऊंगा। अंदर ही अंदर साजिश। कंपनी के कुछ बड़े अधिकारी बेचैन हो गए थे। उन्हें लगने लगा था कि ये गरीब लड़का उनकी पोल खोल देगा। एक रात एक मैनेजर ने फाइलें गायब कर दी। दूसरे दिन आरव को आरोप झेलना पड़ा, तुमने डेटा डिलीट किया है। आरव का दिल टूट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, सर मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? विक्रम उसकी आंखों में दर्द देख पा रहे थे। सच का विस्फोट। तीसरे दिन बोर्ड मीटिंग थी। आरव के हाथ में एक पेन ड्राइव थी। उसने प्रोजेक्टर ऑन किया। स्क्रीन पर नंबर चमक उठे। फर्जी कंपनियों के नाम, एक ही अकाउंट में करोड़ों का ट्रांसफर, अंदर के लोगों की मिलीभगत। पूरा कमरा सन्न रह गया। आरव ने कहा, सर आपकी कंपनी घाटे में नहीं थी, उसे जानबूझकर डुबोया जा रहा था। विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, जिन पर मैंने भरोसा किया वही मुझे लूट रहे थे। गरीब की जीत, लेकिन दिल भारी। दोषी अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। कंपनी में हलचल मच गई। सब लोग आरव की तारीफ करने लगे, लेकिन आरव चुप था। विक्रम ने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें आरव? नौकरी, पैसा? आरव ने धीरे से कहा, सर मेरी अम्मा का इलाज और मेरी बहन की पढ़ाई। विक्रम ने उसकी ओर देखा और पहली बार उन्हें एहसास हुआ, दौलत से बड़ा दिल होता है। कंपनी में हलचल थम चुकी थी, लेकिन संकट अभी टला नहीं था। गलत लोग हट चुके थे, मगर कर्ज, गिरा हुआ भरोसा और टूटा हुआ मार्केट सब अभी भी सामने खड़े थे। विक्रम मल्होत्रा देर रात अपने केबिन में बैठे थे। टेबल पर आरव की फाइल थी और आंखों में एक अजीब सा डर। उन्होंने बुदबुदाकर कहा, कंपनी बच भी गई तो क्या लोगों का भरोसा लौटेगा? आरव का सबसे बड़ा फैसला। अगले दिन आरव मीटिंग रूम में खड़ा था। इस बार उसकी आवाज में डर नहीं था। सर, हमें घाटे वाली यूनिट बंद नहीं करनी चाहिए। एक डायरेक्टर चौंका, क्या? वही तो सबसे बड़ा नुकसान कर रही है। आरव ने गहरी सांस ली। वो यूनिट नुकसान नहीं कर रही, वो भविष्य है। गलत मैनेजमेंट ने उसे मार दिया। उसने एक नया प्लान दिखाया, लोकल सप्लायर, कम लागत, पुराने कर्मचारियों की स्किल का सही इस्तेमाल। सब चुप थे। विक्रम बोले, अगर ये प्लान फेल हुआ तो सब खत्म। आरव ने सिर झुकाया, तो मैं भी यहीं खत्म हो जाऊंगा सर। घर में अंधेरा। उसी रात झोपड़ी में हालात बिगड़ चुके थे। माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने साफ कहा, इलाज अभी नहीं हुआ तो देर हो जाएगी। आरव के हाथ कांप गए। वो जानता था इलाज महंगा है। उसने फ़ोन उठाया, विक्रम का नंबर देखा, लेकिन कॉल नहीं किया। अगर आज मदद मांग ली तो क्या मैं सच में काबिल कहलाऊंगा? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक टूटता हुआ बेटा। अगली सुबह आरव ऑफिस पहुंचा। आंखों में लालिमा थी, चेहरा बुझा हुआ। विक्रम ने नोटिस किया, सब ठीक तो है? आरव मुस्कुराने की कोशिश करता है, जी सर। लेकिन उसी वक्त अस्पताल से फ़ोन आया।
आरव का मोबाइल हाथ से गिर गया। विक्रम ने फोन उठाया। सुनते ही उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने आरव का कंधा पकड़ा। तुम अभी अस्पताल जाओ, कंपनी इंतजार कर सकती है, मां नहीं। विक्रम का बदला हुआ दिल। अस्पताल के बाहर विक्रम चुपचाप खड़े थे। वो करोड़पति थे, लेकिन आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे थे। उन्होंने डॉक्टर से कहा, इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, खर्च मेरी जिम्मेदारी। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। सर, ये मेरा बोझ है। विक्रम ने भारी आवाज में कहा, नहीं, ये इंसानियत का कर्ज है। आज तुमने मेरी कंपनी बचाई है, कल शायद तुम मुझे इंसान बनाओगे। अम्मा की आंखें। होश में आते ही मां ने आरव का हाथ पकड़ा। बेटा, तू जीत गया। आरव ने रोते हुए कहा, अम्मा, अभी नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। अस्पताल से निकलते वक्त आरव के कदम भारी थे, लेकिन दिल में एक नई ताकत थी। मां की हालत अब स्थिर थी। डॉक्टर ने कहा, दुआ और वक्त दोनों काम कर गए। आरव जानता था, ये सिर्फ दुआ नहीं थी, ये एक इंसान का इंसान पर भरोसा था। कंपनी का आखिरी इम्तिहान। उधर कंपनी पर संकट का सबसे बड़ा तूफान आने वाला था। अगले हफ्ते बैंक की अंतिम मीटिंग, निवेशकों का फैसला, मीडिया की नज़र। अगर उस दिन भरोसा नहीं लौटा तो मल्होत्रा ग्रुप हमेशा के लिए खत्म। विक्रम मल्होत्रा ने आरव को सबके सामने खड़ा किया। आज से ये सिर्फ सलाहकार नहीं, ये मेरी कंपनी का भविष्य है। पूरा हॉल तालियों से नहीं, खामोशी से भर गया। गरीब की सबसे बड़ी कुर्बानी। मीटिंग से एक रात पहले आरव ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसने अपने सारे आइडियाज़ और पूरा टर्न अराउंड प्लान अपने नाम से हटाकर कंपनी के नाम कर दिया। एक अधिकारी ने हैरानी से पूछा, तुम्हें क्या मिलेगा? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरी अम्मा की सांसें, मेरी बहन का भविष्य और मेरा आत्मसम्मान। सच का मंच। अगले दिन मीडिया, बैंकर्स और इन्वेस्टर्स के सामने आरव ने प्रेजेंटेशन दिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन शब्द सच्चे थे। ये कंपनी सिर्फ मुनाफे से नहीं चलेगी, ये उन मजदूरों की मेहनत से चलेगी जो आज भी यहाँ खड़े हैं। उसने आंकड़े नहीं, कहानियां सुनाई। हॉल में कई आंखें नम हो गईं। फैसला। बैंक के चेयरमैन खड़े हुए। हम कर्ज वापस नहीं लेंगे, हम निवेश करेंगे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। विक्रम मल्होत्रा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने माइक पकड़ा। आज ये कंपनी मेरे नाम से नहीं, आरव के उसूलों से चलेगी। अंत, लेकिन शुरुआत भी। कुछ महीने बाद कंपनी फिर से खड़ी थी। हजारों नौकरियां बच गईं। आरव की बहन टॉप स्कूल में थी। मां मुस्कुरा रही थीं। विक्रम ने एक दिन सबके सामने घोषणा की, आज से आरव इस कंपनी का को-ओनर है। आरव ने मना कर दिया, सर, मालिक वही होता है जो किसी की जिंदगी बदल दे। आखिरी दृश्य। आरव उसी झोंपड़ी के पास खड़ा था जहां से उसके सपने शुरू हुए थे। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, मैं आज भी गरीब हूं, पर अब किसी मजबूर के सामने हाथ नहीं फैलाता। भाइयों, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, गरीब का भला हो जाएगा, प्लीज।